आज का हमारा टॉपिक है मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किस तरीके से वर्किंग करते हैं इसके बारे में बात करेंगे और उसके क्या क्या नियम रहेंगे। पहला है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं तो कंज्यूमर कौन कौन होगा उसके बारे में देखें। एक व्यक्ति जो गुड्स को परचेज कर रहा है या किराए पर ले रहा है पैसे देकर, वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? कंज्यूमर। एक व्यक्ति जो किसी क्रेता की इच्छा से गुड्स को परचेज कर को यूज़ कर रहा है, वो व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? कंज्यूमर। नंबर 3 पॉइंट्स में जो व्यक्ति क्रेता की इच्छा से गुड्स को किराए पर लेता है या फिर क्या कर रहा है, क्रेता की इच्छा से उसको प्रयोग कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? कंज्यूमर माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो गुड्स को परचेज कर रहा है या सर्विस को खरीद किराए पर ले रहा है, तो उस कंडीशन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के में वर्किंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो व्यक्ति भी कंज्यूमर माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक डॉक्टर जो सीटी स्कैन कर रहा है, बाइज ए सीटी स्कैनर फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग हिज लिवलीहुड इज ए कंज्यूमर। क्योंकि सीटी स्कैन की मशीन अगर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही तो वो मशीन मैन्युफैक्चरर के पास के अगेंस्ट के लिए केस कर सके अपनी मशीन को ठीक करवा सकता है या न्यू मशीन ले सकता है। ये कंज्यूमर का मीनिंग हमें समझ में आ गया कि खरीदे या रेंट पर ले या जो परचेजर है उसकी इच्छा से किसी भी व्यक्ति ने उसका यूज़ किया तो सारे के सारे कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। सेकंड जो पॉइंट रहेगा ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट, वो रहेगा अनफेयर और रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस। अगर कंज्यूमर क्या है किसी गलत ट्रेड प्रैक्टिस का जो प्रोड्यूसर ने या सेलर ने की थी उसका शिकार हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है। सेकंड हमारे पास में है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारे पास में क्या हो सकता है? तो हमारे पास में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट जो कोई अगर मान लो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है कोई बिजनेसमैन, तो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट हो सकती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड एंड सर्विसेज। उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी और ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लिया, तो उसके अगेंस्ट भी केस हो सकता है। प्रोवाइड लेस लो क्वालिटी गुड्स। अगर हमें कम क्वालिटी का गुड्स दे दिया या कोई गिफ्ट स्कीम थी और गिफ्ट्स हल्के दे दिए, तो उसके अगेंस्ट भी केस हो सकता है। या गुड्स जो थे हमारे प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड ISI मार्क के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाए, तो उसके अगेंस्ट भी हम क्या है? केस कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट जो आपका है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इसका मीनिंग ये है कि हम जो गुड और सर्विसेज दे रहे हैं वो कुछ कंडीशंस तक, जैसी कंडीशन बताई गई उसके अकॉर्डिंग हमें कंज्यूमर तक देने हैं। लेकिन अगर उस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाए तो उस कंडीशन में कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है सेलर के अगेंस्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका कि एक सेलर है, उसने कार को सेल किया कंडीशन पे कि जो परचेज करेगा उसको वो इंश्योरेंस पॉलिसी देगा। लेकिन इन द सेम मैनर इफ द गैस एजेंसी while giving the gas connection plus a condition to buy a gas stove also from him, then this is a good example of restrictive trade practices। तो ये दिखा रहा है कि अगर मान लीजिए आपने गैस कनेक्शन लिया तो उस कंडीशन में अगर आप क्या करते हो, गैस एजेंसी से स्टोव खरीदना आपकी कंपल्सन हो, तो वो गलत है। उस कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। तो नेक्स्ट है डिफेक्टिव गुड्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर जिसके केस पे हम केस कर सकते हैं। दूसरा है रहेगा डिफेक्टिव गुड्स। तो कंज्यूमर ने जो गुड्स आपसे लिया, अगर उसमें कहीं कोई कमी है, क्वांटिटी कम है या वो शुद्ध नहीं है या उसमें कोई कमी आ रही है, तो उसके अगेंस्ट भी वो क्या कर सकता है? केस कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट रहेगा डिफिशिएंसी इन सर्विस। अगर सर्विस में प्रोडक्ट के कुछ कमी आ रही है तो उसके अगेंस्ट भी एक कंज्यूमर केस कर सकता है और ठीक सर्विस की डिमांड कर सकता है। तो कुछ सर्विसेज जिसके अंदर कमी होती है, जैसे कि डिले इन प्रोवाइडिंग लोन, बैंक लोन देने में डिले कर रहा है, डिले इन गिविंग फाइनल टचेस टू द क्लेम्स बाय इंश्योरेंस कंपनी हमें टाइम पर क्या कर रही है? क्लेम नहीं दे रही, या फिर अननेसेसरी डिले इन सप्लाइंग गुड्स बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी।
या ट्रांसपोर्ट कंपनी टाइम पर डिलीवरी नहीं दे रही, या इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन डिपार्टमेंट जो होते हैं रॉन्ग बिलिंग भेज रहे हैं, तो इन सब के अगेंस्ट भी हम केस कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा फोर्थ पॉइंट, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस, ज़्यादा प्राइस चार्ज करना कस्टमर से, तो उसके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। प्राइस रिटर्न ऑन द पैकेट ऑफ द प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट पे से लिखे प्राइस पे चार्ज कर लिया। प्राइस रिटर्न ऑन द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा वो ज़्यादा चार्ज कर लिया। प्राइस डिसाइडेड बाय द एनी एक्ट, या फिर जो एक्ट ने जो प्राइस फिक्स कर रखा है उससे ज़्यादा प्राइस अगर चार्ज कर लिया, तो भी एक कंज्यूमर के क्या कर सकता है, कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। सप्लाई ऑफ हैजार्डस गुड्स, या फिर हम क्या कर रहे हैं, जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो किसी तरीके से हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है, या उसमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई जिसके करके हमें नुकसान हो गया, तो उसके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं, हम केस कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे 3 टायर जुडिशरी मशीनरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। इसके इस तरह से 3 टायर जुडिशरी मशीनरी है। तीनों कंडीशन पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट डिस्पोजल परमिशन पीरियड, कितने टाइम पीरियड में हमारा केस डिस्पोजल होगा, तो इस एक्ट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं भी, कंप्लेंट जो की जाएगी ये एक्सपेंडिचरली ना हो, ज़्यादा खर्चीली ना हो, तो नॉर्मल सिचुएशन में जो मैक्सिमम टाइम लिमिट बनाई गई है इसकी वो 3 मंथ्स की बनाई गई है। भी 3 मंथ्स के अंदर अंदर एक केस का क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ गुड्स को प्रोड्यूस करना हो तो मैक्सिमम टाइम लिमिट 5 मंथ्स की हो सकती है। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, कौन केस को फाइल कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है, रिग्रेसिव कंज्यूमर एसोसिएशन, या फिर कंज्यूमर के बिहाफ पर उस कंज्यूमर की एसोसिएशन कर सकती है, या एक से ज़्यादा कंज्यूमर इकट्ठे होकर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी केस फाइल कर सकते हैं। फीस क्या रहेगी, तो फीस की फिक्स जो है हमारी फिक्स है। इसके लिए जो कोर्ट की फीस होगी यानी अदर एक्सपेंस होंगे वो पे नहीं करने, सिर्फ एक कंप्लेंट के लिए जो फिक्स फीस की गई है वो फिक्स दी जाएगी। रिलीफ एंड रेमेडीज टू द कंज्यूमर, क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं, तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, उसे गुड्स को ठीक करवा के वापस दिया जा सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, उसको नया गुड्स प्रोवाइड करवाया जा सकता है। रिफंड ऑफ प्राइस, या फिर उसको प्राइस ही वापस दिए जा सकते हैं। ये सारी बेनिफिट उसको आ सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा उसके पास में अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, अगर सेलर के नेग्लिजेंस के थ्रू अगर कोई नुकसान कंज्यूमर को हो गया था तो वो लॉस भी वो डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ द डेफिशिएंसी इन सर्विस, अगर उसकी सर्विस में कोई कमी आ रही है तो उस कमी को दूर किया जा सकता है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी अगर टाइम पर पेमेंट नहीं दे रही तो जल्दी से उसको क्लेम देना पड़ सकता है। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द अनफेयर एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो गलत तरीके या गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज कर रहा था सेलर, उसको खत्म किया जा सकता है। स्टॉपिंग ऑफ द सेल ऑफ द हैजार्डस गुड्स, या फिर जो हानिकारक गुड्स हैं उनको बेचने पर रोक लगाई जा सकती है। विड्रॉल ऑफ हैजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट्स, या फिर जो मार्केट के अंदर जो गुड्स दिए सप्लाई हुए हैं जो स्टॉकिस्ट हैं उनके पास से गुड्स को लेकर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट, अगर हमारे पास किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है विक्टिम को, कंज्यूमर को, ग्राहक को, तो उस कंडीशन में एक्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर पेमेंट भी दिलवाई जा सकती है। तो ये सारी बातें जो नियम थे जो हमने क्या करा डिस्कस की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।